हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था 20 जुलाई शिफ्ट 4। ठीक है, तो इसे केवल हम लोग मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, जो हमारा ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 14 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने थे। देखो, अगर इसको 14 अंक और मिल जाते हैं तो पास हो जाता, तो 210 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 224। तो मतलब ये जो वैल्यू होगी ये 35% वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो 35% की वैल्यू है 224। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कोई भी चीज़ क्या होती है, हमेशा 100% होती है। तो 100% निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो वो 100 काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35। ये काटेंगे 107 का 21, 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 32 दूनी 64, यानी 640 पूर्णांक। ठीक है, तो जो अधिकतम अंक होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 640 हो जाएंगे। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये आपको अनुभाग दिया गया है। ठीक है, तो अपीयर्ड स्टूडेंट्स और पास्ट स्टूडेंट ये आपका डाटा दिया गया है। तो इस हमसे पूछा क्या गया है, अनुभाग ई में परीक्षा देने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो ये अपीयर्ड स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यही परीक्षा देने वाले छात्र होंगे। तो यहाँ पे बात किया गया प्रतिशत का, तो प्रतिशत का बात किया गया, तो डायरेक्टली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसकी डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो आपको पता है अनुभाग ई ये है, तो यहाँ पर इसका जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 58 डिग्री। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो हमेशा क्या करते हैं, नीचे जो टोटल वैल्यू होती है, तो हमारा जो पूरा एक कोण होता है कितने का होता है, 360 डिग्री का, इंटू 100। परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 गया। इसको काटेंगे तो 18 दूनी 36, 29 दूनी 58। इसको काटेंगे 2 नहीं 18, 2 पंचे 10। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 15 45, 5 दूनी 10, 4 14 बटे 9। तो वो 9 एकम 9, 5 बचेगा 55, 9 का 54। तो 16.8% के आसपास हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। तो उसका जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का, वो होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस बी। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बेस्ड है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे पे ए माइनस बी। ठीक है, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 1/x। अब देखो x माइनस 1/x की वैल्यू 6 दी हुई है, और x प्लस 1/x निकालना है। देखो हमेशा क्या करेंगे, इस अंडर रूट ले लो। ठीक है, और इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कर लो, 6 36, और यहाँ पर प्लस में है तो इसको क्या कर लो, +4। साइड में अगर फॉर्मूला भी देखना चाहो तो x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर k दिया हुआ है तो x प्लस 1/x क्या होता है, √k² + 4। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 6, 6 का स्क्वायर 36 + 40। ठीक है, √40। अब देखो √40 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 10। तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा 12√10। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो आपको पता है होना चाहिए 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये हमारा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा आंसर, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पिता और माता की औसत मासिक आय 5,000 रुपये है। माता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय 6,000 रुपये है।
पिता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय है वो 10,000 रुपये है। तो पिता की मासिक आय ज्ञात करो। देखो सिंपल सा है, पिता को पी मान लो और माता को क्या मान लो, एम। तो औसत होगा तो बटे में 2 होगा, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 5,000। तो यहाँ से पी प्लस एम की वैल्यू अगर निकालें, टोटल वैल्यू तो ये हो जाएगा 10,000। तो एक चीज़ समझ में आई, अगर 2 लोग को दिया हुआ है, उसका औसत दिया है, टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है माता और उसके पुत्र की, तो माता को एम मान लिया, पुत्र को मान लिया बेटा, ठीक है। तो औसत कितनी है, 6,000। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा, 12,000 हो जाएगी। ऐसे ही पिता और उसके पुत्र की, तो पिता पी हो गया और पुत्र मतलब बेटा हो गया, ठीक है। दोनों की औसत मासिक आय कितनी है, 10,000 है। तो अब औसत है 10,000, तो योग कितना हो जाएगा, इसका दोगुना कर देंगे, जितनी संख्या है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000, ठीक। बस अभी देखो इस सभी में क्या है, 2 बार पी है, 2 बार बी है और 2 बार एम है। तो इसको लिख सकते हैं 2p प्लस एम प्लस बी इक्वल टू, इनको ऐड कर दो तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका, 22, और 20 कितना हो जाएगा, 42,000। तो यहाँ पर p प्लस एम प्लस बी, अगर इसको 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 21,000। और हमसे पूछा गया है पिता की मासिक आय, तो m प्लस बी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दे, 12,000। हमें ये देखना होता है कि इसमें वो पिता वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसी में है क्या, पी नहीं है, बाकी दोनों में क्या था, पी था। तो बस m प्लस बी की वैल्यू कितनी रख दी, 12,000। तो जो p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9,000। 21,000 में 12,000 गए, 9,000। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, सर्वांग सम है पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पी क्यू आर का क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी बराबर 20, तो क्यू आर का मान ज्ञात करो। देखो इसमें क्या होता है, जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला वाला एरिया अपॉन दूसरा वाला एरिया इक्वल टू पहली वाली साइड अपॉन दूसरी वाली साइड का होल स्क्वायर। तो पहले वाला एरिया है, ए बी सी का एरिया है 16 है और पी क्यू आर का एरिया 25 है। अब याद रखना है कि सामने होगी वो ए बी सी या उसी से रिलेटेड साइड होगी, तो बी सी है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 20 रख दो। नीचे क्या है, क्यू आर, इसका क्या कर लो आप, होल स्क्वायर। जैसे आप इसका होल स्क्वायर करते हो तो इधर जब जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो 16/25 ये हो जाएगा 20/क्यू आर। तो 16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का। 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का। बस इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो जो आर क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी वो 5 × 5 यानी 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब कह रहा है कि XYZ 34 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा करते हैं, ठीक है। एक्स ने है वो 5 दिन काम किया, वाई ने 7 दिन और जेड ने 10 दिन काम किया। यदि उनका दैनिक वेतन 4:5:3 है तो एक्स को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। देखो एक्स है वो 5 दिन काम करता है और एक दिन का वेतन कितना है, 4 है, ठीक है। ऐसे ही वाई है वो 7 दिन काम करता है, उसके एक दिन का वेतन कितना है, 5 यूनिट है। ऐसे ही जेड है वो 10 दिन काम करता है और एक दिन का वेतन कितना है, 3 है, ठीक है। तो जो पैसे बटेंगे इनके मल्टीपल के रेशियो में बटेंगे, तो ये हो जाएगा 5 को 20, ये हो जाएगा 7×5 = 35, ये हो जाएगा 10×3 = 30, ठीक है। तो इसको भी 5 से काट दो, तो 5 को 20, 50, 5×7 = 35, 5×6 = 30। तो मतलब जो पैसे डिवाइड होंगे वो 4:7:6 में डिवाइड होंगे। तो टोटल जो अमाउंट होगा 7×4 = 11, 6 17 यूनिट। तो 17 वाली जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3400, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 17×2 = 34, 200, 17 का भाग दे देंगे इसमें। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब कह रहा है एक्स को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो एक्स वाली वैल्यू क्या होगी, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 चौको 800।
अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है राम 36 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में जलपान के लिए 5 मिनट रुकता है। राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समझो जरा यहाँ पर, वो 10 किलोमीटर पहले चला होगा, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर चला होगा, तो इसके बीच उसने क्या लिया होगा? 5 मिनट का गैप लिया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो हमारे खाने होंगे, ठीक है, तो 10 का भाग देंगे कितना? 8 में, ठीक है। 80 तो 10 10 मिनट 10 किलोमीटर आता है, तो एक जो कंप्लीट इसका मल्टीपल होगा वो 80 होगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? वो 8 बार, ठीक है, निकला होगा, ठीक है। 8 बार निकला होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? वो एक बार तो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, ठीक है, 10। तो अब जो 70 होंगे उसी को ट्रेवल करेगा, उसी में वो रुकेगा। तो देखो रहा, तो हर उसमें कितने ब्रेक लेता है वो? 5 मिनट का। तो ऐसे हो जाएगा, 7 बार रुकेगा, 5 7 35, तो वो 80 पहुँच गया। लेकिन जब अभी भी 4 किलोमीटर डिस्टेंस सेफ है, ठीक है, मतलब बची हुई है, तो इसमें भी वो क्या करेगा? 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेगा। तो एक 5 मिनट और ऐड कर देंगे, 7 मिनट 35, 5 40 मिनट, ठीक है। अब देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास? 84। वो चाल कितनी है? 36। तो उसको जो टाइम लगेगा, 12 7 84, 12 3 36, तो 7/3 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2 सही 1/3 घंटे। अब इसको 2 घंटे का मतलब होता है, 2 घंटे तो कंप्लीट हो गए, प्लस 1/3 घंटे। इसका अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 20 मिनट, और 2 घंटे को कन्वर्ट करेंगे तो 60 दूनी 120, तो टोटल हो गए 140 मिनट। और 40 मिनट पहले जो रुकने वाला टाइम था वो लगा, तो जो टोटल हमारा आंसर आ गया 180 मिनट आ गया, ठीक है। कह रहा है वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंब खींचा गया है। वृत्त का व्यास की तो पूरा, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ठीक है, ये 40 है। 15 सेंटीमीटर लंब खींचा गया है, तो ये लंब खींचेंगे 15 सेंटीमीटर का। तो आपको पता होना चाहिए, अगर सेंटर से लंब डालने हैं तो जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, बराबर भागों में। तो ये अगर टोटल 40 था, तो ये 20 और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो रहा, ये 15 हो गया, 20 हो गया, तो ये 25 हो जाएगा। क्यों? ये ट्रिपलेट फॉलो करता है। 15 लिखा, 20 लिखा, तो हमको पता है 5 या 15, 5 को 20, तो ये 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो ये अगर 5 गुना था, तो ये नंबर भी कितना हो जाएगा? 5 गुना 50 25। अब इसने पूछा है वृत्त का व्यास, तो व्यास क्या होता है? दुगुना होता है। तो 25 दूनी 50, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। x+1/x=3√2 दिया हुआ है, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। x⁻8 -1/x⁸ निकालना है। तो अब तो यार ये चीज़ें, इसकी फार्मूला याद हो जाना चाहिए। अगर x⁻8 -1/x⁸ निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है? x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। फिर x² प्लस 1/x², और x-1/x और x+1/x, ठीक है। अभी अपने को x+1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ क्या करें, x-1/x भी निकाल लें। तो हमको पता है इसका क्या करते हैं, 3√2 का स्क्वायर और -4, तो 3 3 का 9 दूनी 18, 18 में 4 जाएंगे तो √14, ठीक है। तो x-1/x की वैल्यू √14 हो गई, और x+1/x की जो वैल्यू हो गई वो 3√2 हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं x² + 1/x², ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे अगर x² + 1/x², ठीक है, तो क्या करेंगे? √14 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्लस का 2 करना पड़ेगा। तो √14 का स्क्वायर 14, 14 तो 16,
अभी चाहिए एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴, तो फिर से इस नंबर का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे -2, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यहाँ पर हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 254। तो इस फॉर्मूले में अगर रखते हैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 254 और इसकी वैल्यू हो गई 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 16 चौको 64 हासिल किया 6, 16 5 80, 6 86 और 16 दूनी 32, 8 40, 40 64। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3 √28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 छक 18, 1 19, 3 चौको 12। यहाँ पर तो ये √28, तो ये हो जाएगा 4√7, तो 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, √7 ऐसे ही बचेगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 2 कम 2 1 3, 12 दूनी 24। क्वेश्चन ये कह रहा है ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल है BC, DAP पर एक बिंदु है, EAC पर एक बिंदु है, यदि DE ABC के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो DB रेशियो AB क्या होगा, तो वो एक ट्राइंगल है हमारा ABC, ठीक है, और ये DE पैरेलल है BC के, ठीक है। D है AB पर है, बिल्कुल करेक्ट है, AC है, E है वो AC पर है, तो दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर त्रिभुज AD का एरिया होगा वो एक भाग होगा, और त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा वो क्या होगा 2 भाग होगा, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ये हो जाएगा DE/BC का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, तो DE/BC ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये DEBC किसके इक्वल होगा AD/AB के इक्वल होगा, ठीक, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो जैसे ही ये टोटल लेंथ होगी हमारी √2 और ये हो गई 1, तो ये जो लेंथ हो जाएगी √2 - 1 हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया है DB, तो DB पहले आएगा, √2 - 1 रेशियो, ठीक है, DB रेशियो AB, ओके, AB है तो √2 हो जाएगा फिर, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इसको हल करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों माइनस के इनको ऐड करते हैं, तो 8 6 14, 7 4 11 1 12, तो -12.4, ये प्लस का 12.5 है, तो कितना बचेगा माइनस का 0.1, ठीक है। और ये माइनस का 4.9 और माइनस का 0.1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5.0, और 3.5 में से 5.0 अगर जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1.5। ये पहले से ही माइनस लगा हुआ है तो ये क्या कर देगा प्लस का 1.5 प्लस का 0.08 में ऐड करेंगे, तो 8 5 1.58 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, आधार 3 है, तो जाहिर सी बात है जो लंब होगा वो 4 होगा, क्योंकि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट फॉलो करता है, ठीक है। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 4 हो गया, आधार इसमें दिया हुआ है 3, तो हमारा आंसर हो गया। कह रहा है एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, तो आयत की चौड़ाई है, ठीक है, उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। आयत का परिमाप 2l + b होता है, वो दिया हुआ है 68, तो यहाँ से हमें l + b की वैल्यू मिल जाएगी 34। तो आयत की लंबाई निकालनी है, तो l की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से b + 2, सॉरी b की वैल्यू हो जाएगी l - 2, तो यहाँ पर l +
L माइनस टू इक्वल टू 34। तो 12 इक्वल टू हो गया -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये 36। तो L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है एक पाइप है टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, ठीक है। पाइप बी से 18 मिनट भर सकता है और पाइप सी पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये 36 मिनट क्या करेगा, निगेटिव काम करेगा, ठीक है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, देखो। तो टोटल जो वर्क आ जाएगा वो 36 यूनिट आ जाएगा। ए की क्षमता आ जाएगी 12 × 36 और बी की क्षमता आ जाएगी 18 × 36 और सी की क्षमता आ जाएगी 1। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे, देखो ये 3 2 5 5 यूनिट भरेंगे और ये सी है 1 यूनिट खाली करेगा। तो जो टोटल काम होगा 1 घंटे में 4 यूनिट का होगा, ठीक है। और हमें टोटल काम करना कितना है, 36। तो 1 घंटे में अगर 4 यूनिट करता है तो 36 यूनिट करने में कितना लगेगा टाइम, 9 घंटे, 9 मिनट, सॉरी यहाँ पर मिनट में दिया है तो मिनट में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 28 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा 19.2 मीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय 52.5 मीटर ऊंचे एक अन्य खंभे द्वारा बनाई गई छाया की लंबाई। देखो जो खंभा है उसकी ऊंचाई बटे उसकी छाया, ठीक है। सामने जो खंभा है 52.5 मीटर, उसकी ऊंचाई बटे उसकी छाया नहीं पता है, इसको मान लो x। इसको काटा पीटी मचा दो, ठीक है। तो अगर काटते हैं तो ये जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28। इसको काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 32, 4.8। इसको काटेंगे 7 7 49, 3 बचेगा, 7 बना 35। जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 4.8 × 7.5। बस तहलका मचा देते हैं। 5 40, 5 को 20, 4 24, 7 56, 7 चौको 28, 5 33, 0 6 4 10, 3 2 5 1 6 और 36। तो 36 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो यहाँ पर एक साइन है, एक का से दोनों का जो सम है कितना आ रहा है, 49 1 50 90। तो दोनों का सम 90 है तो इसका आंसर 1। सेम यहाँ पर भी दोनों का सम 90 है तो इसका आंसर 1। तो 1 + 1 2। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, समान है। 2 फुट वजन मशीन के कारण विक्रेता 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपये है और मशीन बदल दी जाती है तो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो लाभ का समान प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो जो मान लो 1000 ग्राम है, ठीक है, उसकी कीमत इन्होंने x रुपये दे रखी है, तो 1 ग्राम की जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x बटे 1000। लेकिन असल में होता क्या है कि वो कितना, देखो वो कितना देता है कि वो 950 ग्राम ही देता है, ठीक है। 1000 की जगह कितना देता है वो 950 ग्राम, ठीक है। तो अगर 950 ग्राम की कीमत निकालेंगे तो x बटे 1000 × 950 हो जाएगी। तो 19x अपॉन ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसकी CP तो यही पड़ेगी। अब CP इतना है तो प्रॉफिट इसको कितना चाहिए, 15% का। तो इसमें 115%, 15% होता है 23/20, ठीक है। तो उसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 437। अब 4 एकम 4, ठीक है। अब 0 4 9 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 1.0 4 925x आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। अब कह रहा है कि घनाभ की लंबाई है
और चौड़ाई है, ऊंचाई में क्रमशः 200%, 300% और 300 की वृद्धि की जाती है। तब मूल आयतन की तुलना में घनाभ का आयतन क्या होगा? देखो अभी इस समय जो आयतन होगा, आयतन हमारा L इंटू बी इंटू एच ये होता है, ठीक है। तो 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 200% की वृद्धि कर देंगे, तो 1 का 200% मतलब क्या होता है? परसेंट हटाएंगे बट्टे में 0, तो 2 था पहले, अब 1, ठीक है। पहले 1 था, 2 और बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 3 लंबाई। अब अगले में 300 की वृद्धि करें तो परसेंटेज से 2 जीरो क्या है, तो केवल हम लोग उसको 3 मानेंगे। 3 दूनी 6, 2 का 3 बढ़ेगा तो 2 तियाँ 6, पहले से ही वो 2 यूनिट था, अब 6 और बढ़ गया, कितना हो गया? 8। ऐसे ही 300% है, तो 300% मतलब क्या होगा? 3, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 3 त्रिका 9, पहले 3 था, 9 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 त्रिका 24 और 24 गुणे 12, तो 12 चौको 48, ठीक है। बाद में 24 4 28, तो कितने की बढ़ोतरी हो हमारी? 282 की। तो 282 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। किससे हो रही है? 6 से। तो इसको गुना पूछा गया तो बस डिवाइड करो, 6 चौको 24, 6 सत्ते 42, तो 47 गुना हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 45 किलोमीटर पर घंटा है, यानी जो ये वैल्यू दी हुई है एक्स दी हुई है, ठीक है। और नदी 15 किलोमीटर गति पर घंटे की गति से बह रही है, यानी जो वैल्यू दी है वाई की, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल जो चाल होती है वो एक्स माइनस वाई होती है। तो इसका मतलब हो गया 45 से 15 गया 30, ठीक है। एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 45 15 60, लगने वाले समय, ठीक है, समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 9 घंटे अधिक है। तो यहाँ जो खेला खेला जा रहा है वो टाइम का खेला खेला जा रहा है। तो दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी दो मान लेते हैं, डी रहेगी, ठीक है। अब जब क्या होगी, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो डी अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस डी अपॉन एक्स प्लस वाई। जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो 9 घंटे का आ रहा है। क्यों? ये हमने ऐसे क्यों क्रिएट किया? ये T1 माइनस T2 इक्वल टू टी लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन चाल, ठीक है। तो दूरी को बोलते हैं डी, और स्पीड को यहाँ पर अनुकूल है तो एक्स माइनस वाई, सॉरी प्रतिकूल है तो एक्स माइनस वाई, और अनुकूल है तो एक्स प्लस वाई ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टी की वैल्यू तो वही हमें पता नहीं है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 30 है, माइनस टी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 60 है, और जो टाइम का डिफरेंस है वो 9 घंटे है। तो डी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 60, यहाँ पर 30, और यहाँ पर 60 गुणे 30 इक्वल टू 9, तो यहाँ पर बचेगा 30। तो 30 से 30 गया तो 6 में 54, 540 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अभी क्या कह रहा है कि एक डीलर प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 रुपये है, ठीक है, उसे बेचना चाहता है तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट और उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। उस पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा? तो उसका जो फार्मूला होता है एमपी और सीपी, देखो इसमें प्रॉफिट एमपी निकालते वक्त प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो 20% मतलब क्या हो जाएगा? 120, ठीक है। सीपी है, इसमें 20% डिस्काउंट देंगे तो 80 हो जाएगा, तो 40 थी 120, 40 दूनी 80, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी 2 यूनिट और एमपी कितना हो गया? 3 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 2000, मतलब कितना गुना है ये? 1000 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1000 गुना। तो ये भी आंसर जो आ जाएगा हमारा एमपी 3000। कह रहा है कि कौन सी संख्या है वो 33 से विभाज्य है, ठीक है। 33 से विभाज्य होने के लिए 3 और 11 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से चेक करने का रूल क्या होता है? सभी डिजिट का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 8 5 13 5 18 3 21, मतलब 3 के टेबल में आएगा। अब नेक्स्ट जो रूल बचता है वो 11 वाला बचता है, तो 11 वाला रूल देख लेते हैं।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे और ये 5 पे। ठीक है। तो अल्टरनेट जो सम होता है 8, और क्या हो गया 8 5 13 3 16। ठीक है। उसके बाद जो प्लेसेस सम होता है उसका डिफरेंस हमेशा 11 से कटना चाहिए। तो 16 में 5 गया 11, तो मतलब 11 के टेबल में आ रहा है, तो मतलब ये नंबर होगा 33 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट की गति और पानी की धारा का गति का अनुपात 31:6 है। ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है। मोटर बोट एक बिंदु से चलना शुरू करती है और धारा के साथ जब भी चाल होगी तो हमेशा एक्स प्लस वाई होगी। ठीक है। 4 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटर बोट को अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखो, अब पहले मैं दूरी निकाल लें, तो अगर दूरी निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस, तो इस चाल अनुकूल वाली तो 31 + 6 37। ठीक है, क्योंकि इस धारा के साथ जा रही थी ना। और टाइम कितना लग रहा है उसको 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 घंटे 10 मिनट होता है 4 से ही 10/60 यानी 6। तो 37 गुणे 6 को 24 है 25/6। ये डिस्टेंस आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि मोटर बोट को अपने प्रारंभिक जब वापसी पे आएगा तो वो धारा के विपरीत आएगा। तो धारा के विपरीत आएगा तो धारा के विपरीत चाल हो जाएगी इसकी। 31 में 6 गए 25। ठीक है, बस भाग दे दो। तो 37/6 घंटे हमें टाइम लगेंगे। तो 36 1/6। 1/6 का मतलब होता है, इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 10 मिनट। ठीक है। तो 6 घंटे 10 मिनट उसको लगेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30,000 रुपये की धनराशि को 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश करने पर कितने वर्षों में 38,400 रुपये हो जाएगी। तो ये जो हमारा है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस होगा वो SI होगा। तो 38,400 में से 30,000 गए 004, 8400 रुपये प्राप्त हुए। तो 8400 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही है, ब्याज इंटू मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम निकालने का जो भी फॉर्मूला है, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर 8। 3 जीरो से 2 जीरो 3 जीरो एक कैंसिल। ठीक है। तो अब ये हो गया 3 × 8 28, 8 × 24। तो इसको काटो तो 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6 3 × 8 24। ठीक है। इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 4 7 28। तो 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, DI के हिसाब से कह रहा है कि ये तालिका 4 विभागों मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड के छात्रों को प्रतिशत दर्शाती है। इसमें से प्रत्येक छात्र केवल एक विभाग में है। तालिका 5 अलग अलग कॉलेजों में इन 4 विभागों के छात्रों की संख्या को भी दर्शाती है, जिसमें कुल छात्र 2080 हैं। ठीक है। तो दिल्ली में 430 हैं, कानपुर में 350 हैं और इसमें 400 हैं। ये बचे 2। ठीक है। अब ये 2 का पता नहीं तो क्या करेंगे, 2080 में इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे। तो 2080, तो इसको जोड़ेंगे 4 3 7 4 11, तो 1180 आ जाएगा। तो 1 मिनट 8, 1 मिनट, 2080 में से 1180 घटाना है। तो देखो ये हो जाएगा 900। अभी ये इसमें बोला गया IIT बॉम्बे में छात्रों की संख्या IIT मद्रास में छात्रों की संख्या से 20% कम है। तो 20% मतलब होता है 1/5। अगर 1 कम होगा तो कितना होगा 4/5। ठीक है। तो ये मद्रास के हैं और ये क्या है बॉम्बे के हैं। तो इन दोनों को मिला के 4 5 9 यूनिट यही जगह खाली थी। ठीक है। तो बॉम्बे में कितने हैं 4 यूनिट है और मद्रास में कितने हैं 5 यूनिट। तो 5 4 9, 9 वाली वैल्यू दी हुई है 900, 1 वाली वैल्यू दी हुई है 100। ठीक है।
तो 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, 5 वाली वैल्यू 500। तो कह रहा है इन दोनों कॉलेजों में अप्लाइड विभाग में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या, अप्लाइड विभाग किधर है ये, ठीक है। तो 400 का 32% परसेंटेज से 2 जीरो हो गए, तो 32 × 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, 128 हो गए। मद्रास के निकालेंगे तो 500 का 35%, तो परसेंटेज से 2 जीरो उड़ गए, तो 5 × 35, 50 25, 5 15 2 17, तो 8 5 13, 7 2 9, 293, ठीक है। इन दोनों कॉलेजों में सिविल विभाग में, तो सिविल विभाग कौन सा है, ये है, तो 18 चौको 72 डायरेक्टली करो, ठीक है, 25 पंचे 125, 5 2 7, 7 2 9, 197। तो कुछ अंतर कितना है, तो 293 में से 197 करा दो, 13 में 7 गए 6, और 18 में 9 गए 9, तो 96। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, और 50 25, 5 तिया 15, तो 17, 8 5 13, 7 2 9, 1 10 होगा यहाँ पर, ठीक है, 303 होगा यार यहाँ, एक कितना होगा 303, तो 303/197, तो 13 में 7 गए 6, ठीक है, और यहाँ पर 9 में 9 गए 0, और 2 में 1 गया 1, 106 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट शिफ्ट में, इसकी 21 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट